placed inside a big tube and stretched along the whole length, and no external force act on it. A ball is placed at the top of the spring, due to which the spring compressed to half of its length. If the tube in this inclined position falls freely, तो डायग्राम इसी में बना लेता हूँ. ठीक है, स्ट्रेचेस अलोंग होल लेंथ, तो ये पूरी लेंथ के अलोंग ऐसे स्ट्रेच कर सकती है. नाउ इट फॉल्स फ्रीली. फॉल्स फ्रीली का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता ही है. फॉल्स फ्रीली का मतलब है कि इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी होगा, है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होता ही है, वो तो फैक्ट है ही. इसका जो फॉल्स फ्रीली का मतलब है, इस एंटायर ट्यूब का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू जी. ठीक है. नाउ तो spring, a ball is placed on the top of the spring, due to which the spring is compressed to half of its length. If the tube in this inclined position falls freely, no change will occur in the position of the spring. The spring will compress more, the spring will expanded more. Yes. Now, so ball placed at the top is due to which spring compress half of, if the tube in this inclined position falls freely. तो इस कंडीशन में falls freely है, बॉल इसको स्ट्रेच कर रही है, तो बॉल का जो वेट है that will act in downward direction. Let's draw the weight of, ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. सपोज करो स्प्रिंग का कुछ फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग कुछ फोर्स लगाएगी. इसको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ. स्प्रिंग का फोर्स ऐसे हो जाएगा, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg. बॉल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लो. लेट मी अगेन इट, जी की जगह वेट. ये बॉल का वेट हो गया. स्प्रिंग अगर कंप्रेस है तो स्प्रिंग का फोर्स लगा लो. स्प्रिंग का फोर्स सपोज करो कंप्रेस है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग का फोर्स F हो जाएगा. ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स है. अच्छा, नाउ अब इसका एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में है. अच्छा, इसमें सरफेस के इधर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. अगर सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. तो उससे उससे अगर बचना है तो एक काम तुम कर सकते हो, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर सकते हो. एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए इधर का, वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी लगा सकते हो. अगर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है, इसके लॉन्ग है, तो mg की वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ हो जाएगा. तो वो भी तुम कर सकते हो, दोनों तरह से ट्राई कर सकते हो. तो वेट की वजह से ये जो ब्लैक वाली बॉल है ये सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगी. कल कुछ सवाल था उसी तरह से पूछे, सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगी क्योंकि ये इसको इधर भी पुल करेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा. यहीं पे इसका फ्री बॉडी बना दिया. ठीक है. नाउ एंगल वेंगल कुछ ले लो, ये थीटा एंगल ले लो. स्प्रिंग के फोर्स के बारे में बताना कि वो चेंज होगा नहीं होगा, उसके बारे में बताना. तो बस कंपोनेंट करके निकाल लो. तो क्या क्या कंपोनेंट करके देखो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है, वही आसान रहेगा. तो आई थिंक कंपोनेंट करना अब तक तुम्हें ढंग से आ गया होगा. ठीक है, और वो अल्टरनेट एंगल देखना भी ढंग से आ गया होगा.
तो इसमें तो वैसे कोई एंगल दिया नहीं है, अपने मन से लेना है तो यही इसी से ले लो ना। थीटा अगर ये वाला एंगल है, ये थीटा हमने यहीं पे चूज किया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले n का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा। कल हमने रात को ऐसे एक सवाल और किया था, उसमें कुछ अलग था मगर n sin थीटा। एक्सेलरेशन इस तरफ है। अब n को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि n के हमने कंपोनेंट कर लिए, है ना। आई थिंक तुम्हें कंपोनेंट करना अब तो अच्छी तरह से आ गया होगा, है ना। n नॉर्मल रिएक्शन, n के दो कंपोनेंट हो गए। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर था, है ना। नॉर्मल रिएक्शन इसको हटा दो। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, उसका n cos थीटा, तो वो तुमने देख लिया होगा, थीटा 90 माइनस थीटा, बाद में रिपीट नहीं करूंगा। नाउ अब देखो, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और f के भी कंपोनेंट कर सकते हो। f के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, f का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ब्लैक वाले का कंपोनेंट करते हैं। तो ब्लैक का एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, f cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा, f sin थीटा। ठीक है, अब इस वाले f को भी हटा दे। आई होप कंपोनेंट मैंने सही किया, f cos थीटा एंड f sin थीटा। इसको हटा देता हूं, बस हो गया। तो बेसिकली हमें f चेक करना है, f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी, स्प्रिंग विल कंप्रेस मोर या पहले पहले केस में। ठीक है, f के बारे में देखना है, अगर फ्रीली फॉल करेगी उस कंडीशन में। नाउ लेट्स सी दिस। यहां से क्या हो जाएगा, mg f, पहले तो हम लिख ले f cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा, f cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा। ठीक है, f cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं mg माइनस mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस n cos थीटा माइनस n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा ऊपर है और f sin थीटा भी ऊपर है, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। तो इन सब छोटी मोटी मिस्टेक मेरी तरह मत किया करो, और अगर ऐसी गलती करो तो ब्रैकेट का साइन लगा दो। हाँ, ये ब्रैकेट जब भी नेगेटिव बाहर हो तो ब्रैकेट का साइन लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है mg, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को देख के ऐसा लगता है कि mg तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो येलो वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू जो भी है जीरो हो जाएगा। ये mg कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो n cos थीटा माइनस इज इक्वल टू f sin थीटा, माइनस होगा ना। ठीक है, n cos थीटा इज इक्वल टू, और n की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो n की वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो यू विल गेट f cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी। इसमें अगर किसको गायब करना है, मुझे n को गायब करना है, तो n को अगर यहां से गायब करूंगा तो f cos थीटा का टर्म मिल जाएगा ना। उससे देखता हूँ क्या होता है। आ जाएगा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। ये थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, f cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा सवाल है, प्लस थोड़ा कभी कभी अच्छा आ जाता है। इसको मैं इज इक्वल टू कर दूं, इज इक्वल टू कर दूं, सर वो समझ नहीं आया, mg माइनस n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये वाला नहीं आया सर।
अब मैंने तो बहुत डिटेल में समझाया, इतने ज़्यादा धीरे से ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं, ठीक है। अब मैं पूरा होने के बाद समझाऊंगा, क्योंकि इतना स्लो, सुपर स्लो चल रहा हूँ मैं, ठीक है। और तुम्हारे सामने सब करके दिखाया, ऐसा कोई नई चीज़ कर भी नहीं रहा हूँ। तो अभी पूरा हो जाए तो अब इसको सॉल्व करने दो। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये मैंने कर लिया सब, हाँ तो देख रहे होगे, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, देख लेना एन की वैल्यू यहाँ से उठा दी, एन की वैल्यू यहाँ से उठा दी, यहाँ से पुट कर दी ना। एन की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फिर ये पूरा हो जाने दो, फिर बताता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से आ जाएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आई थिंक समझ आया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, इज इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो f इंटू 1, तो इससे ये होता है कि या तो 1 0 के बराबर होगा या f 0 के बराबर होगा। 1 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए f 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बॉल इमर्ज, f 0 के बराबर कैसे हो सकता है, स्प्रिंग का फोर्स 0 के बराबर, अभी तो कंप्रेस है, स्प्रिंग का फोर्स 0 कब हो सकता है, जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन ही ना हो, एक्सटेंशन कंप्रेशन कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहां पर अगर कंप्रेस है तो ये एक्सटेंड करेगी, द स्प्रिंग विल एक्सपेंड एंड बॉल इमर्ज फ्रॉम द ट्यूब। तो आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, यस सर। ठीक है। ये अचानक से अच्छा सवाल आ गया थोड़ा।